हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को खमा गणी और सभी को नमस्ते। आज जो है वो हमारे राजस्थान की जो ज्योग्राफी चल रही थी उसमें जो है वो आगे जो है वो बढ़ाते हुए हमने जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में, राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो है वो एक एक करके जो है उन चार भौतिक विभाजन यानी कि चार भौतिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। तो चार भौतिक प्रदेशों में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश आ जाता है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या जिसको थड़ी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसका अन्य नाम आ जाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, अभी हम जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, थड़ी, थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो है वो मरुस्थल शब्द के बारे में देखेंगे। मरुस्थल शब्द के बारे में जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो अरबी भाषा के शब्द सखरा से, अरबी भाषा का शब्द सखरा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मरुस्थल। फिर अगर हम बात करें तो मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? तो मरुस्थल का अर्थ होता है मृत भूमि। मृत भूमि मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित हो। मतलब हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रथम भौतिक प्रदेश के बारे में, जो कि हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या जिसको थली के नाम से जाना जाता है या थार का डेजर्ट कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश कहते हैं, उसके बारे में। पर लेकिन हम जो है वो पहले जो मरुस्थल शब्द जो आता है उसके बारे में देखेंगे। तो अरबी भाषा का एक शब्द आ जाता है सखरा। सखरा का अर्थ होता है मरुस्थल। मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? मृत भूमि। और मृत भूमि क्या होती है? तो ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित होता है उसको हम मृत भूमि या फिर मरुस्थल के नाम से जान सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे मरुस्थल की छोटी सी शॉर्ट सी परिभाषा। यानी कि इस तरीके से जो है वो आप इस परिभाषा को नोट कर लेना, आपको जो हुई अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है मरुस्थल, ये है पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो अरब देश, फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका, भारत व पाकिस्तान तक विस्तृत है। यह है विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और उपोषण की दृष्टि से नोवा सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि जो हमारा थार डेजर्ट जो आता है ये पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग आता है, जो अरब देश, फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका, भारत व पाकिस्तान तक इसका विस्तार आता है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और उपोषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जो है वो कॉपी में नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। अब हम देखेंगे मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या आ जाती हैं। मरुस्थल की विशेषताएं, मरुस्थल की विशेषताओं में अगर हम देखें तो वर्षा का अभाव, यह आपके आरएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न की कमी, वनस्पति
की कमी, भूमि में जैविक तत्वों की कमी, शीत कटिबंध मरुस्थल में तापमान अधिक, शीत कटिबंध मरुस्थल में तापमान अधिक होता है। उष्ण कटिबंध मरुस्थल में तापमान कम होता है। मतलब हम बात कर रहे थे मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। इसमें वर्षा का अभाव पाया जाता है, खाद्यान्न की कमी पाई जाती है, और आप देखते ही हो कि जैसलमेर साइड में जो वो वन्य जीव अभयारण्यों की कमी यहाँ पे होती है। वन्यजीव अभयारण्यों की कमी होती है, वर्षा का अभाव होता है, खाद्यान्न की कमी पाई जाती है, और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो होता है इसमें तापमान जो वो अधिक होता है। उष्ण कटिबंध मरुस्थल में तापमान अधिक होगा और शीत कटिबंध मरुस्थल में तापमान कम होगा। यानी कि शीत कटिबंध मरुस्थल में तापमान कम होगा और उष्ण कटिबंध मरुस्थल में तापमान अधिक होगा। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में तापमान अधिक होता है, शीत कटिबंध मरुस्थल में तापमान कम होगा, भूमि में जैविक तत्वों की कमी होगी और वन्य जीव अभयारण्यों की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी और वर्षा का अभाव पाया जाएगा। ये है थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल जो वो टेथिस सागर का अवशेष है, इसको फटाफट नोट कर लो। फिर हम जो वो टेथिस सागर के प्रमाण के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में टेथिस सागर के प्रमाण कौन कौन से मिलते हैं। टेथिस सागर के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, तो आप पहले वाला वीडियो देख लेना। टेथिस सागर के प्रमाण अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो परंपरागत संसाधनों की प्रधानता। अगला अगर हम देखें तो परंपरागत संसाधन में कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम आदि। अवसादी चट्टानों की प्रधानता, यानी कि टेथिस सागर के प्रमाण हमें जो है वो राजस्थान में खारे पानी की झीलें और अवसादी चट्टानों की प्रधानता, जिसके कारण ही जो है वो यहाँ पे अवसादी चट्टानों की प्रधानता के कारण ही यहाँ कोयला, खनिज तेल प्राप्त हुए हैं। यानी कि राजस्थान में अवसादी चट्टानों की प्रधानता के कारण ही जो है वो कोयला और खनिज तेल यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ बाड़मेर के गुड्ढामलानी में प्राप्त खनिज तेल के भंडार विश्व के सबसे कम गहराई में प्राप्त हुए भंडार है। यानी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड्ढामलानी स्थान से हमें खनिज तेल जो
खनिज तेल के जो भंडार प्राप्त हुए वो हमारे विश्व के सबसे कम गहराई में हमें प्राप्त हुए भंडार आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। इधर वाले जितने भी फैक्ट्स आते हैं वह आप फटाफट नोट कर लो। फिर अब हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की विशेषताएं क्या आ जाती हैं। हमने यहाँ पे मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में बात करी थी। अब हम जो है वो उत्तर पश्चिमी हमारा जो मरुस्थल आता है, डेजर्ट आता है, उसके बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की विशेषताएं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की अगर हम विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक नाम आ जाता है रेगिस्तान। रेगिस्तान मार्च या फिर मरुस्थल मार्च क्या होता है? में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है, यानी कि इन क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पुट अप हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखना कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे खड़ीन कृषि की जाती है। मरुस्थल का जो मार्च जो है उसके बारे में बता दिया कि मरुस्थल के मार्च का ढाल जो है वो किस तरफ से होता है। और अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में मरुस्थल का ढाल किस तरफ होता है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो राजस्थान में मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। यानी कि राजस्थान में मरुस्थल का ढाल किस तरफ होता है, तो पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो वो राजस्थान में मरुस्थल का ढाल होता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो मरुस्थलीकरण के कारण क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि वो जो सारी चीजें जो है वो आप नोट कर लेना। फिर अगर हम बात करें मरुस्थलीकरण के कारण, यानी कि मरुस्थलीकरण जो वो किस कारण से होता है? मरुस्थलीकरण कारण, मरुस्थलीकरण के कारण क्या क्या होते हैं? तो मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ये प्रमुख कारण माना जाता है मरुस्थलीकरण का, यानी कि मरुस्थल का मार्च ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी कि फिर अगर हम देखें तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, तो मरुस्थल का मार्च ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। और मरुस्थल का मार्च क्या होता है इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है, यानी कि मरुस्थल का मार्च ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। जिसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि मरुस्थलीकरण के उत्तरदायी कारक कौन कौन से आ जाते हैं? उत्तरदायी कारण कौन कौन से आ जाते हैं? तो एक तो वायु के कारण कितना होता है, तो 44.42% होता है वायु के कारण, ठीक है। यानी कि वायु के कारण कितना होता है, तो वायु से जो है वो 44.42% होता है। वायु से 44.42% होता है। वायु से 44.42% होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो जल से कितना होता है, तो जल से 11.20% होता है। जल से 11.20% होता है। और 1% लवणीयकरण से, 1% जो है वो लवणीयकरण से होता है। और अगर हम देखें तो वनों की कटाई से, यानी कि वनों के कटाव से 6.25% होता है। वनों के कटाव से 6.25% होता है। और कुछ मानवीय कारकों से होता है।
यानी कि मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से आ जाते हैं, ये आते हैं। और मानवीय कारण कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैं मोस्टली तो यही होता है, 2-3 देख लो, जैसे कि अतिचारण हो गया, अतिचारण, पशुचारण, वनों का कटाव, अतिचारण, पशुचारण, वनों का कटाव और नगरीकरण, और इसके साथ में ही जो है वो वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये जो है वो कुछ मानवीय कारक आ जाते हैं या मानवीय कारण आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी, राजस्थान में क्या है, या फिर मरुस्थलीकरण का शब्द का जो है वो क्या कहलाता है, तो मरुस्थल का जो मार्च होना ही जो वो मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से आ जाते हैं, कारण कौन से आते हैं, तो वायु से तो जो है ये 44.42% होता है, जल से कितना होता है, तो 11.20% होता है, लवणीकरण के द्वारा 1% होता है, वनों के कटाव से 6.25 होता है, और कुछ मानवीय कारक आ जाते हैं जिसमें कि वनोन्मूलन हो गया, या फिर जलवायु परिवर्तन हो गया, अतिचारण हो गया, पशुचारण हो गया, वनों का कटाव हो गया, या फिर पशुचारण हो गया, इसके द्वारा जो है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है वो आप सभी नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हम बात करते हैं राज्य में जो है वो, इधर वाले अपने लिख लिए होंगे, तो हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं राज्य में औसत वर्षा, औसत वर्षा दिनों की संख्या। राज्य में 1973 में, यानी कि अगर हम बात करें कि राज्य में जब 1973 में जो है वो औसत वर्षा में दिनों की संख्या कितनी रहती थी, तो 101 दिन रहा करती थी, 101 दिन। ये तो 1973 की बात है, यानी कि 1973 में औसत वर्षा में दिनों की संख्या कितनी थी, तो 101 दिन थी। फिर अगर हम बात करें तो 1985 में ये कितनी हो गई थी, तो 1985 में 65 डेज हो गई थी, यानी कि 65 दिन हो गई थी। फिर अगर हम वर्तमान में देखें तो कितनी हो गई है वर्तमान में, यानी कि ये आपके लिए जो है वो मतलब शॉर्ट तरीके से आपसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में औसत वर्षा दिनों की संख्या कितनी हो गई है, तो 29 दिन हो गए, यानी कि वर्तमान में कितने आ गए हैं, तो 29 दिन आ गए हैं, 29 दिन। यानी कि 1985 में तो कितने थे, 65 डेज, और फिर 1973 में कितने थे, 101 दिन। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वो किस वजह से जो है वो यहाँ पे इतनी ये हुई है, तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि इस वर्षा के परिणाम स्वरूप वर्षा की कमी, यानी कि ये जो है वो औसत वर्षा के दिनों की संख्या में कमी क्यों आई है, तो वर्षा में कमी की वजह से और एक तापमान में वृद्धि की वजह से, यानी कि इसके परिणाम से क्या हुआ है कि वर्षा में तो कमी हो गई, वर्षा में तो कमी हो गई और तापमान में वृद्धि हो गई, तापमान में वृद्धि हो गई। मतलब कि हमारे राजस्थान में 1973 में औसत वर्षा में दिन 101 दिन थे, 1985 में 65 डेज थे, वर्तमान में 29 डेज थे, और इसके परिणाम स्वरूप वर्षा में तो कमी हो गई और तापमान में जो वो वृद्धि हो गई। अब अगर हम बात करें तो जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो वह अपक्षय कहलाता
है। और अपक्षय के बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। यानी कि जब तापमान में कमी होती है, वृद्धि होती है, तो वह अपक्षय की क्रिया होती है। यानी कि अपक्षय क्या कहलाता है, तो वह जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो अपक्षय की क्रिया होती है। यानी कि जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो अपक्षय की क्रिया होती है। हवाओं के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाने से मरुस्थल का क्या होता है कि विस्तार होता है। हवाओं का एक स्थान से दूसरी जगह जाने से सांभर झील के आसपास सर्वाधिक होती है। यानी कि क्षारीयकरण की वृद्धि जो होती है ये सांभर झील के आसपास सर्वाधिक होती है। हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही जो है वो मरुस्थल का विस्तार होता है। अगर हम बात करें तो भूक्षरण या गाद वृद्धि क्या होती है, तो ये स्थिति अरावली पर्वतमाला में अंतराल के कारण होती है। ये अरावली पर्वतमाला में कितना अंतराल होता है, तो 12 का अंतराल होता है। क्षारीयकरण में वृद्धि जो होती है वो सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र जो होता है वो सर्वाधिक होता है क्षारीयकरण। फिर अगर हम बात करें तो ये जो है वो आप नोट कर लो। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मरुस्थलीकरण को रोकने के समस्या को निदान के लिए कोई उपाय, यानी कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए या फिर इस समस्या के निदान के लिए क्या कुछ उपाय भी हो सकते हैं, तो जरूर हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो कई उपाय किए गए थे कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को जो है वो हम रोक सकें। इसके लिए जो है वो मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय, इसके संबंध में भी जो वो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप ध्यान में रखना कि 1994 में यूएनओ द्वारा 17 जून को मरुस्थलीकरण 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस या 17 जून को जो वो मरुस्थलीकरण दिवस की घोषणा करी गई। 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस की घोषणा करी गई थी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए या मरुस्थलीकरण से निदान पाने के लिए हमारे यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में जो है मरुस्थलीकरण दिवस की घोषणा करी गई थी। 17 जून को 1994 में जो इसकी घोषणा करी गई थी। अब आता है कि मरुस्थलीकरण दिवस जो है वो कौन से ईयर से बनाना स्टार्ट हो गया था, तो 1995 से दिवस की शुरुआत, यानी कि 1995 से जो वो दिवस की शुरुआत कर दी गई। फिर अगर हम बात करें तो अभी जो है वो हमारा 17 जून 2023 का, क्योंकि 2024 वाला तो आया नहीं इसलिए हम बात करेंगे उसकी थीम क्या थी, यानी कि 17 जून वाले 2023 के मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस या मरुस्थलीकरण दिवस की थीम क्या थी। 17 जून 2023 मरुस्थलीकरण दिवस की थीम उसकी भूमि, यानी कि 17 जून 2023 मरुस्थलीकरण की थीम थी उसकी भूमि उसका अधिकार।
2023 वाले जो मरुस्थलीकरण दिवस था उसकी थीम थी उसकी भूमि उसका अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। यह जो था वो 29वां मरुस्थलीकरण दिवस था। ये कौन सा था? तो 29वां डे था। ये कौन सा दिवस था? तो ये 29वां दिवस था। इसमें जो कुछ पॉइंट रखे गए थे उसके बारे में जो है वो आप देख लेना, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो 17 जून 2023 को मरुस्थलीकरण दिवस बनाया गया था। उसकी थीम रखी गई थी उसकी भूमि उसका अधिकार। 29वां ये आता है। 1995 में दिवस की शुरुआत करी गई थी। 1994 में यूएनओ के द्वारा 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस की घोषणा करी गई थी और शुरुआत 1995 में कर दी गई थी। यूएनओ जो आता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आता है। फिर अगर हम बात करें तो आगे जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि आगे जो चीज़ें आ जाती है कि एक आता है कि हमारी जो वो काजरी क्या आती है, सेंट्रल रिसर्च जोन क्या आता है, इस सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।